नमस्कार भाई बहन, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटे क्लास से विक्रमपुर एसएसटी सामाजिक विज्ञान ऑल टू ऑल VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्लीज लाइक शेयर कमेंट शेयर प्लीज। ये पहला नंबर क्वेश्चन, जालियांवाला बाग के बारे में संक्षेप बताइए। जालियांवाला बाग के बारे में संक्षेप बताइए। जालियांवाला बाग के बारे में संक्षेप बताइए। बोले जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर शहर में हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर शहर में हुआ था। बैसाखी के अवसर पर जालियांवाला बाग में एक शांति सभा का आयोजन हुआ था। आयोजन डॉक्टर सत्यपाल और किचलू की रिहाई के लिए किया गया था। जनरल डायर के आदेश पर निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई गई, जिसमें हजारों बेगुनाह की मौत हो गई। ठीक है। जालियांवाला बाग। रॉलेट रॉलेट एक्ट को काला कानून क्यों कहा जाता है? रॉलेट एक्ट को रॉलेट एक्ट को काला कानून क्यों कहा जाता है? रॉलेट एक्ट को काला कानून क्यों कहा जाता है? रॉलेट एक्ट ब्रिटिश सरकार के द्वारा लाया गया एक दमनकारी कानून था। रॉलेट एक्ट ब्रिटिश सरकार के द्वारा लाया गया एक दमनकारी कानून था, जिसके तहत शक के आधार पर 2 साल तक की जेल प्रावधान था। रॉलेट एक्ट ब्रिटिश सरकार के द्वारा लाया गया एक दमनकारी कानून था, जिसके तहत शक के आधार पर 2 साल तक की जेल का प्रावधान था, और इसे बिना वकील तथा बिना दलील का कानून भी कहा जाता था, क्योंकि इसके तहत दोषी व्यक्ति को सुनवाई का अधिकार नहीं था। ठीक है। चलिए, असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने वापस क्यों लिया? असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने वापस क्यों लिया? असहयोग आंदोलन को गांधी जी के द्वारा 1920 में चलाया गया। असहयोग आंदोलन को गांधी जी के द्वारा 1920 में चलाया गया। यह एक जन आंदोलन था, और इसी आंदोलन के दौरान 1 वर्ष में आज़ादी का नारा दिया गया। आज़ादी का नारा दिया गया, लेकिन 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा में आंदोलनकारियों के द्वारा एक पुलिस चौकी में आग लगा दिया गया, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो जाती है, और यह आंदोलन हिंसक हो गया, जिसकी वजह से गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस लिया। फ्रांसीसी क्रांति के 3 कारणों का उल्लेख करें। फ्रांसीसी कारणों के 3 कारणों के उल्लेख करें। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई थी। इसके निम्नलिखित कारण थे। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई थी। इसके निम्नलिखित कारण थे। पहला, निरंकुश शासन। फ्रांस का लुई 16वां एक निरंकुश शासक था। फ्रांस का लुई 16वां जो है एक निरंकुश शासक था। फ्रांस की जनता इसके शासन से बहुत प्रताड़ित थी। फ्रांस की जनता का विभिन्न वर्गों में विभाजन। फ्रांस की जनता को 3 वर्ग में विभाजित किया था। प्रथम एस्टेट पादरी, द्वितीय कुलीन, तृतीय सर्वसाधारण वर्ग के लोग आते थे। ठीक है। मेरी आयोजन प्रभाव। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण करें। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण करें। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में बांटा गया, जैव संसाधन और जैव संसाधन। जैव संसाधन ऐसे संसाधन जो सजीवों जैसी क्रिया करते हैं, उन्हें जैव संसाधन कहा जाता है। ऐसे संसाधन जो सजीवों जैसी क्रिया करते हैं, उन्हें जैव संसाधन कहा जाता है। उदाहरण, पेड़ पौधा, मनुष्य, जानवर। और अजैव संसाधन ऐसे संसाधन जो सजीवों जैसी क्रिया नहीं करते हैं। उदाहरण, चट्टान, पर्वत, पठार। गिरमिटिया मजदूर किसे कहते हैं? गिरमिटिया मजदूर किसे कहते हैं? गिरमिटिया मजदूर किसे कहते हैं?
अनुबंधित मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर कहा जाता है। अनुबंधित मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर कहा जाता है। वैसे मजदूर मिल मालिक एवं अनुबंध के तहत कृषि कार्य के 2 से 3 वर्षों के लिए विदेश भेजते थे। अनुबंधित मजदूरों को गिरमिटिया कहा जाता है। वैसे मजदूर मिल मालिक एक अनुबंध के तहत कृषि कार्य के 2 से 3 वर्षों के लिए विदेश भेजते थे। इसमें मिल के मालिकों के पास असीमित अधिकार थे, किंतु मजदूरों के पास कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि मजदूरों के पास कोई अधिकार नहीं था। गिरमिटिया मजदूर, ठीक है। चलिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर पूंजीवादी तथा समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्थाओं के गुण देखने को मिलते हैं। एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर पूंजीवादी तथा समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्थाओं के गुण देखने को मिलते हैं। इसमें उत्पादन के कुछ संसाधन पर निजी व्यक्तियों का अधिकार होता है तथा कुछ उत्पादन पर सरकार का नियंत्रण होता है। इसे पूंजीवादी और समाजवाद के बीच का रास्ता भी कहा जाता है। उदाहरण, भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं? सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं? सरकार द्वारा अपनी शक्तियों का समाज के सभी वर्गों में बांटना ही सत्ता की साझेदारी कहलाता है। सरकार द्वारा अपनी शक्तियों का समाज के सभी वर्गों में बांटना ही सत्ता की साझेदारी कहलाता है। उदाहरण, बेल्जियम में टकराव का आधार भाषा था और सरकार के द्वारा सत्ता की साझेदारी अपनाकर टकराव को दूर किया गया। विकेंद्रीकरण से आप क्या समझते हैं? विकेंद्रीकरण से आप क्या समझते हैं? शक्तियों को जब केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार से लेकर स्थानीय स्वशासन में बांट देना ही विकेंद्रीकरण कहलाता है। शक्तियों को जब केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार से लेकर स्थानीय स्वशासन में बांट देना ही विकेंद्रीकरण कहलाता है। भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से लागू किया गया था। राजस्थान के नागौर जिले से लागू किया गया था। संघवाद क्या है? संघवाद क्या है? संघवाद क्या है? ऐसे देश जहां पर दोहरी सरकार होती है। ऐसे देश जहां पर दोहरी सरकार होती है। एक पूरे देश के लिए जिसे हम केंद्रीय सरकार कहते हैं, दूसरी प्रांतीय राज्य के लिए अलग से सरकार होती है। यह एक ही नागरिक समूह के ऊपर शासन करते हैं। इसी व्यवस्था को संघवाद कहा जाता है। भारत एक संघीय व्यवस्था वाला देश है। भारत एक संघीय व्यवस्था वाला देश है। साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया और इसका विरोध क्यों हुआ? साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया और इसका विरोध क्यों हुआ? साइमन कमीशन का गठन 1919 के अधिनियम की जांच के लिए 10 वर्षों के बाद एक समिति का गठन किया जाना था, किंतु 2 वर्ष पहले ही सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया 1927 में। साइमन कमीशन का विरोध। साइमन कमीशन 1928 में भारत पहुंचा। इसके 7 सदस्य भी अंग्रेज थे, इसलिए भारतीयों ने इसका विरोध किया। प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय, देश की औसत आय को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। देश की औसत आय को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। जब किसी देश की राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है तो हमें उस देश की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है। जब किसी देश की राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है तो हमें उस देश की प्रति व्यक्ति प्राप्त की जा सकती PCI, कुल राष्ट्रीय आय कुल जनसंख्या। जैव विविधता से आप क्या समझते हैं? जैव विविधता से आप क्या समझते हैं? जैव विविधता, एक स्थान पर विभिन्न प्रकार के जीव समूहों का पाया जाना जैव विविधता कहलाता है। एक स्थान पर विभिन्न प्रकार के जीव
जीव वस्तुओं का पाया जाना जैव विविधता कहलाता है। शेर, पक्षी, ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? विश्व की समस्त अर्थव्यवस्थाओं का व्यापारिक क्रियाओं के द्वारा मिलन ही वैश्वीकरण कहलाता है। विश्व की समस्त अर्थव्यवस्थाओं का व्यापारिक क्रियाओं के द्वारा मिलन ही वैश्वीकरण कहलाता है। वैश्वीकरण के द्वारा एक देश से दूसरे देश में संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान, भाषा का प्रसार होता है। विश्व की समस्त अर्थव्यवस्थाओं का व्यापारिक क्रियाओं के द्वारा मिलन ही वैश्वीकरण कहलाता है। वैश्वीकरण के द्वारा एक देश से दूसरे देश में संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान का प्रसार होता है। वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं? वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं? वस्तु विनिमय प्रणाली एक वस्तु से दूसरी वस्तु का बिना मुद्रा के लेन देन वस्तु विनिमय विनिमय कहलाता है। एक वस्तु से दूसरी वस्तु का बिना मुद्रा के लेन देन वस्तु विनिमय कहलाता है। आम के बदले गेहूँ लेना, गाय के बदले बकरी लेना वस्तु विनिमय प्रणाली उसी को कहते हैं। राजनीतिक दल किसे कहते हैं? राजनीतिक दल किसे कहते हैं? राजनीतिक दल किसे कहते हैं? राजनीतिक दल से आशय ऐसे लोगों के समूह से है जो एक समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं। राजनीतिक दल से आशय ऐसे लोगों से के समूह से है जो एक समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं। चुनाव लड़ना, सत्ता हासिल करना, जनमत का निर्माण करना, नीतियाँ बनाना। दबाव समूह किसे कहते हैं? दबाव समूह किसे कहते हैं? दबाव समूह एक गैर राजनीतिक लोगों का समूह होता है। दबाव समूह एक गैर राजनीतिक दलों का समूह होता है जो किसी भी राजनीतिक दल पर काम करवाने का दबाव डालता है। जो किसी भी राजनीतिक दल पर काम करवाने का दबाव डालता है, ऐसी समूह को ही दबाव समूह कहा जाता है। ऐसी समूह को ही दबाव समूह कहा जाता है। बंधुआ मजदूर किसे कहते हैं? बंधुआ मजदूर किसे कहते हैं? ऐसे मजदूर जिनको पूंजीपतियों द्वारा जबरदस्ती काम करवाया जाता है। ऐसे मजदूर जिनको पूंजीपतियों द्वारा जबरदस्ती काम कराया जाता है और इस काम के बदले उनको मजदूरी भी नहीं दी जाती। इसी प्रक्रिया को बंधुआ मजदूर कहते हैं। प्रक्रिया को बंधुआ मजदूर कहते हैं। काम करा लिया जाता है, उसको पैसा भी नहीं दिया जाता, उसी को कहते हैं बंधुआ मजदूर। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था भी मिली जुली अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था भी मिली जुली अर्थव्यवस्था है। ऐसी अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी और समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्था का मिश्रण है। ऐसी अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी और समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्था का मिश्रण रहता है। उत्पादन के कुछ साधनों का स्वामित्व सरकार तथा निजी व्यक्तियों के पास रहता है। उत्पादन के कुछ साधनों का स्वामित्व सरकार तथा निजी व्यक्तियों के पास रहता है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था ही है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था ही है। इस अर्थव्यवस्था को पूंजीवाद और समाजवाद के बीच रास्ता माना जाता है। इस अर्थव्यवस्था को पूंजीवाद और समाजवाद के बीच का रास्ता माना जाता है। निजी व्यक्ति अपने जीत के लिए उद्योग चलाते हैं, लेकिन सरकार जनता के हित में उद्योग चलाते हैं। निजी व्यक्ति अपने जीत के लिए उद्योग चलाते हैं, लेकिन सरकार जनता के हित में उद्योग चलाती है। सतत विकास क्या है? सतत विकास क्या है? सभ्यता के विकास के कारण प्रकृति से प्राप्त होने वाले साधनों का उपयोग धड़ल्ले से होने लगा है। सभ्यता के विकास के कारण प्रकृति से प्राप्त होने वाले साधनों का उपयोग धड़ल्ले से होने लगा है। उदाहरण के लिए कोयला, पेट्रोलियम गैस, वन्य साधन, जल इत्यादि का उपयोग अधिक होने लगा है। इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है कि एक बार समाप्त होने के बाद ये पुनः प्राप्त होने वाले नहीं है। दूसरी बार यह कि इनसे पर्यावरण भी प्रदूषण होता है। अतः इसका उपयोग इस प्रकार ध्यानपूर्वक हो कि जल्दी समाप्त नहीं होने पाए और आग
भारत में उपजने वाली दो नकदी एवं दो रेशे वाली फसल के नाम लिखिए। भारत में उपजने वाली दो नकली एवं दो रेशे वाली फसल के नाम लिखिए। दो खाद्य फसलें। धान गेहूँ। दो नकदी फसलें गन्ना आलू। दो रेशेदार फसलें कपास और जूट। कपास और जूट। जायद फसल किसे कहते हैं, इसके प्रमुख उत्पादन क्या है? जायद फसल किसे कहते हैं, इसके प्रमुख उत्पादन क्या है? जायद फसल गर्मी के मौसम में उपजाई जाती है। जायद फसल गर्मी के मौसम में उपजाई जाती है, इसलिए इसे गर्मा फसल भी कहते हैं। यह वहीं पर उपजाई जाती है जहाँ सिंचाई की सुविधा हो। यह वहीं पर उपजाई जाती है जहाँ सिंचाई की सुविधा रहती है। प्रमुख उत्पादन धान, मकई, खीरा आदि लत्तर वाली सब्जियों जैसे नेनुआ आदि इस मौसम में भी होती है। सहकारिता से आप क्या समझते हैं? सहकारिता से तात्पर्य मिलजुल कर काम करने से है। सहकारिता से तात्पर्य मिलजुल कर काम करने से है, लेकिन अर्थव्यवस्था की दृष्टि से यह परिभाषा अपूर्ण है। पूर्ण परिभाषा यह है कि सहकारिता यह वह संगठन है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्ति स्वेच्छापूर्वक मिलजुल कर समान स्तर पर आर्थिक हितों की पूर्ति करते हैं। जिसके द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्ति स्वेच्छापूर्वक मिलजुल कर समान स्तर पर आर्थिक हितों की पूर्ति करते हैं। सत्ता विभाजन के पक्ष और विपक्ष में दो तर्क दीजिए। सत्ता विभाजन के पक्ष और विपक्ष में दो तर्क दीजिए। सत्ता विभाजन के पक्ष के दो तर्क। सत्ता विभाजन विभिन्न परिभाषा एवं धर्म के लोगों को सत्ता में भागीदारी कराती है। विभिन्न समुदायों के बीच टकराव नहीं होने देती है। सत्ता विभाजन के विपक्ष के दो तर्क फैसले लेने में देरी कराती है। देश की एकता कमजोर कराती है। किन्हीं दो प्रावधानों का जिक्र करें जो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाता है। किन्हीं दो प्रावधानों का जिक्र करें जो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाता है। वे दो प्रावधान निम्नलिखित हैं जिनमें ज्ञात होता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत में राज्यों का कोई धर्म नहीं है। न तो वह किसी धर्म का समर्थन करता है और है अगर न विरोध। धर्म के आधार पर किसी शिक्षण संस्थान में प्रवेश लेने से किसी को रोका नहीं जा सकता। जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? जर्मनी के एकीकरण की अनेक बाधाएं थी। वह लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में बांटा हुआ था। इन सभी राज्यों के प्रमुखों की अपनी सोच थी, धार्मिक और जातीय रूप से भी एक नहीं थे। यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ? यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ? नेपोलियन बोनापार्ट ने जो जर्मनी और इटली में राष्ट्रीयता की स्थापना में मदद पहुंचाई, बल्कि संपूर्ण यूरोप देशों में राष्ट्रीयता को लेकर उथल पुथल आरंभ हो गया। इस राष्ट्रीयता के मूल्य की राष्ट्रीयता की भावना के साथ है लोकतांत्रिक विचारों का भी उदय हुआ। हंगरी, बोहेमिया तथा यूनान में स्वतंत्रता आंदोलन इसी राष्ट्र का परिणाम था। इसी आंदोलन के प्रभाव के कारण उस्मानिया साम्राज्य का पतन हो गया। वह तुर्की तक में ही सीमेंट का कर गया था। राष्ट्रवाद के कारण ही बाल्कन क्षेत्र के सलाह जाति के संगठित होने का मौका मिला और साविनियन नामक नए देश का जन्म हुआ। रूसी क्रांति के किन्हीं दो कारणों के वर्णन कीजिए। रूसी क्रांति के दो कारण थे। जार की निरंतरता। 19वीं सदी के मध्य
तक यूरोप की राजनीतिक संरचना बदल चुकी थी। राजाओं की शक्ति कम कर दी गई थी, परंतु रूस का जार अभी भी पुरानी दुनिया में भी रहा था और राजा की देवी अधिकार में विश्वास करता था। वह अपनी शक्ति कम कम करने का तैयार नहीं था। मजदूरों की दयनीय स्थिति। रूसी क्रांति के पूर्व वहाँ के मजदूरों को अधिक समय तक काम करने के बावजूद उन्हें मजदूरी कम मिलती थी। मजदूरी इतनी कम मिलती थी कि उससे वे अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पाते थे। मालिकों द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया जाता था। नई आर्थिक नीति क्या है? लेली ने देखा कि समाजवादी व्यवस्था देश के लोगों को पच नहीं रही है। इस पूंजीवादी विश्व से टकराना भी उसके लिए कठिन था। अतः उसने 1921 ईस्वी में अपनी नई आर्थिक नीति की घोषणा करनी पड़ी। नई आर्थिक नीति की निम्नलिखित 8 सूत्र थे। किसानों का अनाज हड़प लेने के स्थान पर उनसे एक निश्चित कर लेने की व्यवस्था चालू की गई। अब किसान अपनी उपज का मनचाहा इस्तेमाल करने को स्वतंत्र हो गए। यद्यपि यह सिद्धांत की जमीन राज्य है को काम काम रखते हुए यह व्यावहारिक रूप से मान लिया गया कि जमीन किसान की ही है। जमीन किसान की ही है। यह 20 से कम कर्मचारियों वाले उद्योगों को व्यक्तिगत उद्योग मान लिया गया। वे सब पुनः अपने कारखानों के मालिक बन गए। 4 नंबर, उद्योगों का विकेंद्रीकरण का निर्णय और क्रियान्वयन के बारे में विभिन्न इकाइयों को काफ़ी छूट दी गई। सीमित तौर पर विदेशी पूंजी भी लगाई जा सकती है। व्यक्तिगत संपत्ति और जीवन बीमा राज्य की एजेंसियां चलाने लगी है। विभिन्न स्तरों पर बैंक खोले गए ताकि जनता को सुविधा हो। ट्रेड यूनियनों की अनिवार्य सदस्यता समाप्त कर दी गई। जुलाई 1830 की क्रांति का विवरण दीजिए। फ्रांस का शासन चार्ल्स 10वां निरंकुश तो था। फ्रांस का शासक चार्ल्स 10वां निरंकुश तो था ही, घोर प्रतिक्रियावादी भी था। उसने फ्रांस में उभरी राष्ट्रीयता को तो दबाया ही, तो जनतांत्रिक भावनाओं को भी लड़ाई से दबाने का काम किया। उसके द्वारा संवैधानिक जनतंत्र की राह में अनेक रोड़े खड़े किए गए। उसने पोलीग्रेक को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, जो उससे भी बड़ा प्रतिक्रियावादी था। उसने पहले से चली आ रही समान नागरिक संहिता के स्थान पर शक्तिशाली और सामाजिक वर्ग को विशेषाधिकार से विभूषित किया। उसके इस कदम को उदारवादियों ने चुनौती समझा। उन्हें यह भी संदेश हुआ कि क्रांति के विरुद्ध यह षड्यंत्र फ्रांस की संसद की उदारियों से पोलोनिकों की कड़ी भत्सना है। चार्ल्स 10वें ने इस विरोध का प्रतिक्रिया में 25 जुलाई 1830 ईस्वी को 4 उद्देश्यों द्वारा उदारवादियों को तंग करने का प्रयास किया। इन अध्यादेशों का पेरिस में स्थान पर विरोध होने लगा। इसके चलते 28 जून 5 यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का संक्षिप्त विवरण। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के विरोध स्वरूप का वर्णन करें। स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के माने जाते हैं। व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन कुछ ऐसे संसाधन हैं जिन पर व्यक्ति विशेष का अधिकार होता है। कुछ ऐसे संसाधन हैं जिन पर व्यक्ति विशेष का अधिकार होता है, हालांकि उसके एवज में वे सरकार को किराया के रूप में लगान देते हैं। इन संसाधनों में खेत, बाग, बगीचा, तालाब, कुआं इत्यादि संसाधन
आते हैं। इन पर व्यक्तियों का निजी स्वामित्व रहता है। इन पर निजी रहता है। सामुदायिक संसाधन में सामुदायिक विशेष के सभी लोगों का स्वामित्व रहता है। इसका उपयोग उसे समुदाय के लिए व्यक्तिगत कर सकते हैं। उदाहरण में चारागाह, मंदिर, मस्जिद, सामुदायिक भवन, तालाब, शमशान आदि के नाम दिए जा सकते हैं। नगरों में इस कोटि में पार्क, खेल के मैदान, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर आदि आते हैं। राष्ट्रीय संसाधन देश के अंदर अवस्थित सभी संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। इन संसाधनों पर सरकार का अधिकार रहता है। सरकार को यह अधिकार है कि शादी के गीत में किसी भी व्यक्ति का संसाधन का अधिग्रहण कर सकती है। पर ऐसे संसाधन में भूमि को ही प्रावधान समझती है। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत खास एक समुद्र आते हैं। किसी भी देश की तटरेखा 200 न्यूटन मीटर की दूरी के बाद समुद्री क्षेत्र में सभी देशों को अधिकार प्राप्त रहता है, लेकिन इसके लिए किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था जैसे राष्ट्र संघ अनुमति आवश्यक है। जैव विविधता क्या है, यह मानव के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? विस्तार से लिखिए। जैव विविधता क्या है, यह मानव के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? विस्तार से लिखिए। प्राकृतिक वनस्पति से लेकर बरगद तक या प्राणी जात अर्थात जीव जंतु, चींटी से लेकर हाथी तक, तथा मौसम जैसे ताप, वर्षा, जलवायु, इन सभी को मिलाकर जो चित्र हमारे मानस को उभरता है, जैव विविधता कहलाता है। जैव विविधता मानव के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे मानव प्रत्यक्ष और परोक्ष अनेक रूप से लाभ प्राप्त करता है। जैव विविधता से मानव के लिए भोजन, औषधियाँ, वस्त्र उत्पादन के लिए रेशे, रबर तथा गृहोपयोगी लकड़ियाँ प्राप्त होते हैं। जैव विविधता यह मानव के लिए निम्नलिखित कारणों से महत्वपूर्ण है। मानव जैव विविधता का उपयोग कृषि कार्य में करता है। इसी के चलते वह नई एक मौसम नई किस्म का उत्तम किस्म के फसलें उगता है, जिससे उपज बढ़ती है। में 2 से 3 फसलें उगा लेता है। इससे देश की खास समस्या सुलझती है। फसल में कीड़े नहीं लगे, इसके लिए वह पीड़क नाशी का उपयोग करता है। मानव जो कि अपने भोजन में लेता है, वे सब जैव विविधता के हिस्से हैं। नई प्रजातियों के अन्य सब्जी, जंतु आदि की खोज देश में वृद्धि पा रही जनसंख्या के भोजन के लिए सहायक बनते हैं। विकसित उत्तम नस्ल के पौधे और घरेलू पशु आधुनिक कृषि में बहुत सहायता प्रदान करते हैं। वन प्रजातियों का आनुवंशिक का उपयोग कर नए गुणों के पशु पैदा कर जाते हैं। शाख पत्र क्या है? कुछ प्रमुख शाख पत्रों पर प्रकाश डालें। शाख पत्र से तात्पर्य उन संसाधनों से है जिनका उपयोग शाख समुद्रा के रूप में होता है। ऋणों का आदान प्रदान खास पत्रों के आधार पर ही होता है। खास पत्र पूर्ण रूप से व्यक्ति के विश्वास पर चलते हैं। कुछ प्रमुख शाख पत्र निम्नलिखित है। चेक सर्वाधिक मान्य शाख पत्र है। चेक देने वाला लिखता है कि अमुक व्यक्ति को इतनी रकम अदा कर दी जाए। चेक उतनी रकम अदा कर देता है, प्रस्तुत चेक देने वाले के खाते में उतनी रकम हो। बैंक ड्राफ्ट वह शाख पत्र है जिसे कोई बैंक ही जारी करता है। बैंक ड्राफ्ट द्वारा आसानी से दूरस्थ स्थानों पर रकम भेजी जा सकती है। बैंक अपनी शाखा को लिखता है कि इतनी रकम धारक को दे दी जाए। यात्री चेक यात्रियों की सुविधा के लिए बैंक द्वारा यात्री चेक जारी किया जाता है। यात्री बैंक में निश्चित रकम जमा करके यात्री चेक प्राप्त कर सकता है। इससे उस यात्रा पर नकद लेकर
यात्रा करने से मुक्ति मिल जाती है। वह अपने गंतव्य पर वे के बैंक में रकम प्राप्त कर लेता है। प्रतिज्ञा पत्र भी एक प्रकार का साख पत्र ही है। इसमें ऋणी की मांग पर एक निश्चित अवधि के बाद ब्याज सहित रकम लौटाने का वह वादा करता है। प्रतिज्ञा पत्र को ही हुंडी कहा जाता है। व्यावसायिक बैंक के प्रमुख कार्यों की विवेचना करें। व्यावसायिक बैंक के निम्नलिखित कार्य: जमा राशि को स्वीकार करना। जमा राशि स्वीकार करना व्यावसायिक बैंक का सर्वाधिक महत्व का काम है। जमा राशि स्वीकार करना व्यावसायिक बैंक का सर्वाधिक महत्व का काम है। ये अपने ग्राहकों से जमा के रूप में मुद्रा प्राप्त करता है। यह अपने ग्राहकों से जमा के रूप में मुद्रा प्राप्त करते हैं। इससे सामान्य ग्राहकों को लाभ होता है कि उनके लाभ का कुछ अंश बच जाता है, जो वे बैंक में बचत खाते के रूप में जमा होता है। इससे उन्हें लाभ कहा जाता है। उसकी बचत सुरक्षित रहती है और ब्याज के रूप में उन्हें कुछ लाभ दिया जाता है। ऋण प्रदान क्या है? व्यावसायिक बैंक का दूसरा महत्व का काम है। व्यावसायिक बैंक का दूसरा महत्व का काम है कि ये लोगों को खास तौर पर व्यापारियों को ऋण प्रदान करते हैं और ब्याज कमाते हैं। यह ब्याज ही बैंकों की प्रमुख आय होती है। बैंकों में जो प्रमुख रुपया जमा होता रहता है, उसी में से वे ऋण लेते हैं। कारण के जमाकर्ता सभी रकम का एक साथ निकाल लेंगे, इसी आशा कम रहती है। समान उपयोगिता संबंधी कार्य: इन कार्यों के अलावा व्यावसायिक बैंक कुछ अन्य कार्यों का भी संपादन करते हैं, जैसे यात्री चेक एवं साख ग्राम पत्र जारी करना, लॉकर की सुविधा देना, एटीएम एवं केंद्रित क्रेडिट कार्ड में सुविधा देना, व्यापारिक सूचनाएं एवं आंकड़े एकत्र करना। इन सेवाओं से बैंक के ग्राहकों को बहुत सुविधा होने लगी है। एजेंसी संबंधित कार्य: आज व्यावसायिक बैंक अपने ग्राहकों के एजेंट के रूप में भी काम करते हैं। ये चेक, बिल तथा बैंक ड्राफ्ट का संकलन कर उनका निपटारा करते हैं। ब्याज तथा लाभांश का संकलन तथा विवरण करते हैं। ब्याज, ऋण की किस्त, बीमे के किस्त का भुगतान कर लेते हैं। प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय और बैंक ड्राफ्ट द्वारा कोष का हस्ताक्षर आदि किया करते हैं। सुनामी क्या है? सुनामी क्या है? समुद्र के तटहटी में जब भूकंप आता है तो समुद्र की सतह पर जल की लहरें लगातार बढ़ती जाती है। अकस्मात समुद्र का स्तर इतना ऊंचा उठ जाता है कि तटवर्ती गांव समुद्र में समा जाते हैं। बाढ़ के समय नदी का पानी धीरे धीरे आगे बढ़ता है, जबकि सुनामी में समुद्र का जल स्तर अकस्मात काफी ऊंचाई से जाता है, तटीय भूमि की ओर बढ़ता है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, क्यों? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है और क्यों? बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रायः प्रति वर्ष नदी में बाढ़ आती है और भारी तबाही मचता है। हनुमान नगर में बराज और नदी के दोनों तटों पर बांध बन जाने के बाद कोसी क्षेत्र खुशहाल हो गया, लेकिन 2008 में नेपाल क्षेत्र में इतना पानी बरसा कि वहां एकत्र होकर कुशहा तटबट का तोड़कर पानी पूरे क्षेत्र में फैल गया। नदी के अनेक धाराएं बन गई और संपूर्ण क्षेत्र के लोग पराक्षित होकर राहत शिविर में रहने का विवश हो गए। इसी कारण कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक। भूकंप और सुनामी में क्या अंतर है? भूकंप और सुनामी में यह अंतर है कि
भूकंप भूमि पर आता है, भूकंप भूमि पर आता है और भूमि को इतना कंपा अर्थात हिला देता है कि बड़े बड़े धवन धवन बड़े बड़े ध्वस्त होकर धाराशाही हो सकती है। मलबे में लोगों का दाब जाना आम बात होती है। दूसरी ओर सुनामी में भी भूमि ही कांपती है, किंतु सागर की तटवर्ती में सागर की तटवर्ती के भूमि कांपती है और समुद्री लहरों में इतना उछाल आता है कि पानी सैकड़ों मीटर ऊंचाई लेकर तट की ओर भर जाता है। सैकड़ों समुद्र किलोमीटर क्षेत्र के फैल उठती है। तटवर्ती नगरों में भारी तबाही मचती है। एक तरफा अनुबंध क्या थी? एक तरफा अनुबंध हिंद चीन में फ्रांसीसियों द्वारा लागू किया जाने वाला एक शोषणमूलक व्यवस्था थी। मजदूरी को तो कोई अधिकार नहीं रहता था, जबकि सरकार को वो सीमित अधिकार प्राप्त हो जाते थे। सरकार को रासायनिक हथियारों तथा एजेंट ऑरेंज का वर्णन कीजिए। रासायनिक हथियारों में नापाम अधिक प्रसिद्ध है। यह एक ऐसा रासायनिक मिश्रण था जो अग्निबमों में गैसोलीन के साथ मिलकर एक ऐसा तत्व तैयार करता है जो नागरिकों की त्वचा में चिपक जाता था और काफ़ी जलन उत्पन्न करता था। अमेरिका ने इसका वियतनाम में व्यापक उपयोग किया। एजेंट ऑरेंज की भी खतरनाक जहरों से तैयार था। यह वृक्षों की पत्तियों को झुलसा देता था और वृक्ष भी सूखते सूखते मर जाते थे। इसका उपयोग को नष्ट करने के साथ खेतों में लगी फसलों को भी समाप्त करने में उपयोग होता था। आज़ादी पर भी इसका उपयोग हुआ, जिससे अगली पीढ़ी बीमार पैदा होने लगी। स्पष्ट है कि इन दोनों उपयोग अमेरिका द्वारा 1964 में वियतनाम के विरुद्ध हुआ। हो ची मिन्ह मार्ग क्या है? संक्षेप में समझ। हो ची मिन्ह मार्ग कोई मार्ग न होकर एक भूल भुलैया था। मार्ग मुख्य हनोई से चलकर लाओस कंबोडिया की सीमा में होता हुआ दक्षिण वियतनाम तक जाता था। मुख्य मार्ग के सैकड़ों कच्ची पक्की सड़कें निकल कर पुनः मुख्य मार्ग में मिल जाती थी। इसे वहाँ के स्थानीय लोग को समझते थे और पानी के पैदल चलकर या साइकिल वाला उपयोग है। हो ची मिन्ह, ठीक है, देख लिए। चलिए, गांधी इरविन समझौता। सलम पद्धति की शुरुआत कैसे करें? सलम पद्धति की शुरुआत औद्योगिकीकरण में हुई। मजदूरों को छोटे छोटे घरों में रहना पड़ा, जहाँ किसी प्रकार की सुविधा नहीं थी। स्त्री हो या पुरुष, सभी को खुले में शौच जाना पड़ता था। इस कारण गंदगी बढ़ने लगी, लोग तरह तरह के रोगों का शिकार होने लगे। मजदूर अपने भी इस कारण गंदगी बढ़ने लगी और लोग तरह तरह के रोगों का शिकार होने लगे। मजदूर अपने निवास के लिए अच्छी सुविधा पूर्ण व्यवस्था करने का असमर्थ थे। कारण ही उन्हें इतनी कम कर आय दिया था कि जिससे उनको दाने दाने में मुहताज पर लगाना पड़ता था। आगे चलकर कुछ ट्रेड यूनियन बने, जिन्होंने उत्पादक से होने वाले किसी के कार्य का उचित बांटने का ठीक। चिपको आंदोलन क्या? चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या? चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था कि कृषि उपकरण बनाने हेतु
तो कुछ अंगू के वृक्षों की प्राप्ति की प्रार्थना पर सरकार द्वारा ध्यान नहीं देना, उल्टे हुए व्यवसायिक कार्य हेतु नीलाम कर देना, इस कारण किसानों ने आंदोलन शुरू कर दिया। वे वृक्षों से चिपक जाते थे, उसे काटने नहीं देते थे। वे वृक्षों से चिपक जाते थे, इस कारण इसे चिपको आंदोलन कहा जाता है। आंदोलन का आरंभ उत्तराखंड के कुछ गांवों में हुआ था, जो उसे व्यवसायिक कार्य हेतु नीलाम कर देना। इस कारण किसानों ने आंदोलन शुरू कर दिया। वे वृक्षों से चिपक जाते थे, उसे काटने नहीं देते थे। वे वृक्षों से चिपक जाते थे, इसी कारण से चिपको आंदोलन कहा जाता है। आंदोलन के आरंभ खंड के गांव में हुआ था, इसके बाद पूरे काटने पर रोक लगाने लगी। राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली कठिनाइयाँ का वर्णन करें। राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली अनेक तरह की व्यवसायिक कठिनाइयाँ हैं, जिनके प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं। आंकड़े को एकत्र करने में कठिनाई होती है, क्योंकि आंकड़े सही नहीं है तो देश के विकास की सही स्थिति प्राप्त नहीं हो पाती है। दोहरी गणना की आशंका रहती है, कारण कि यही इस समय दो बार जोड़ लेने की आशंका बराबर होती है। मूल को आपने में कठिनाई भी होती है। किसी उत्पादन का मूल्य कितना हो, यह निश्चित रहना आवश्यक है। राष्ट्रीय गणना व्यवसाय प्रमुख बिंदु है। आंकड़े के एकत्र कठिनाई को आंकड़े नहीं सही नहीं है तो विशेष अधिकार दोहरी नागरिकता आशंका कारण दो बार आशंका मूल्य क्या मापने के लिए उत्पाद किया जाता है। सतत विकास क्या है? सभ्यता के विकास के कारण प्रकृति से प्राप्त होने वाले साधनों का उपयोग धड़ल्ले से होने लगा। उदाहरण के लिए कोयला, पेट्रोलियम गैस, वन्य साधन, जल इत्यादि का उपयोग अधिक होने लगा है। इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। एक बार समाप्त होने के बाद यह पुनः प्राप्त होने वाले नहीं हैं। दूसरी बात यह है कि इन्हें पर्यावरण की दूषित होता है, अतः इसका उपयोग इस प्रकार ध्यानपूर्वक है कि जल्दी समाप्त नहीं होने लग पाए और अगली पीढ़ी के लिए ये भी बचे हैं। तात्पर्य है कि आज का विकास भी न रुके और भविष्य में भी विकास की गाड़ी आगे बढ़ती रहे। 1929 के आर्थिक संकट के कारणों को संक्षेप में स्पष्ट करें। 1929 में आर्थिक संकट के कारण स्वयं ही देश थे जिन्हें इस संकट को झेलना पड़ा। प्रथम विश्व युद्ध के 4 वर्षों बाद तक यूरोप के अलावे पूरे विश्व में बाजार पर आधारित अर्थव्यवस्था का काफ़ी विस्तार हुई। उनके मुनाफे बढ़ते गए। दूसरे अधिकांश लोग गरीबी और अभाव की चक्की में पिसने लगे गई। नई तकनीक तथा बढ़ते मुनाफा के कारण उत्पादन को बढ़ता गया, लेकिन एक समय ऐसा आया था कि उत्पादित वस्तुओं के खरीदार गायब हो गए। लोगों के खरीदने की क्षमता समाप्त हो गई। कृषि उत्पाद की भी रुक गई। आर्थिक संकट की यह स्थिति 1929 से 1933 तक रही। 1933 तक रही। पांडुलिपि क्या है? इसकी क्या विशेषता है, क्या उपयोगिता है? पांडुलिपि हाथ से लिखित उस पुस्तक की सामग्री को कहते हैं जिसे देखकर आधुनिक काल में कंपोज होता है और छपाई होती है। जब मुद्रण यंत्र की सुविधा नहीं थी, तब विश्व में अकेला देश भारत की था जहां अत्यंत अस्थायी और महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी गई। रामायण, महाभारत, पुराण, उपनिषद आदि पांडुलिपियों ही थी।
जो बाद में पुस्तक के रूप में मुद्रित की गई। पहले वह ताम्रपत्रों तथा विभिन्न प्राकृतिक उपकरणों पर लिखी जाती थी। प्राकृतिक की उपयोगिता के हजारों लाखों वर्ष सुरक्षित रखी जाती थी तथा लाखों लाखों। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए। लाइक शेयर कमेंट।